नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वमित्रा। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद भवन के उद्घाटन पर घिरी मोदी सरकार की, राहुल गांधी की लोकप्रियता में आई उछाल की, बात करेंगे कांग्रेस नेता की अमेरिका यात्रा को रोकने की हो रही साजिश की, मणिपुर में खराब होते हालात की, जानेंगे क्यों असम और त्रिपुरा के बीजेपी के दिग्गज आए आमने सामने, और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। इसके साथ ही और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस विधायक यूटी खादर बने कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष। सर्वसम्मति से हुआ खादर का चुनाव। कर्नाटक विधानसभा में पहली बार बने हैं मुस्लिम अध्यक्ष। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाने की तैयारी में कांग्रेस सरकार। कभी भी प्रतिबंध हटाने का हो सकता है ऐलान। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर लाए गए केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल को मिला उद्धव का साथ। सरकार के बिल का विरोध करेगी शिवसेना यूबीटी। और शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 208 अंकों की गिरावट के साथ 61,774 अंक पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 63 अंकों की गिरावट के साथ 18,285 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश की नई संसद का उद्घाटन किसे करना चाहिए, ये सवाल आज हर भारतीय के जुबान पर है। विपक्ष सवाल कर रहा है कि जब देश में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च है तो फिर मोदी सरकार उनका अपमान क्यों कर रही है। राष्ट्रपति को संसद भवन के उद्घाटन से क्यों दूर रखा जा रहा है। इसे लेकर अब विपक्षी दलों ने बड़ा फैसला किया है। तो क्या है विपक्ष का फैसला, देखिए ये रिपोर्ट। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मोदी सरकार ने इसके लिए भव्य आयोजन की तैयारी भी कर ली है, लेकिन ये उद्घाटन समारोह मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिख रहा है। दरअसल विपक्ष ने इसके बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए एक ट्वीट किया। राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना, ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है। राहुल गांधी ने ही ये मुद्दा सबसे पहले उठाते हुए कहा था कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए, लेकिन जब मोदी सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई तो विपक्ष ने भी उद्घाटन समारोह से किनारा कर लिया है। 19 पार्टियों ने संयुक्त रूप से ऐलान करते हुए कहा कि वो संसद के उद्घाटन समारोह में हिस्सा नहीं लेंगी। जिन पार्टियों ने संसद के बहिष्कार का ऐलान किया है उनमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, शिवसेना यूबीटी, सीपीएम, सपा, आरजेडी, सीपीआई, आईयूएमएल, जेएमएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, केरल कांग्रेस मणि, आरएसपी, वीसीके, एमडीएमके और राष्ट्रीय लोकदल शामिल हैं। संसद के उद्घाटन मामले में मोदी सरकार मुश्किल में है, और उसकी ये मुश्किलें राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता ने और बढ़ा दी हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही राहुल गांधी की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आया है, जिससे अब बीजेपी को भी डर लगने लगा है, क्योंकि बीजेपी को अब सत्ता खिसकते दिख रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लीग से हटकर सियासत करते हुए हमेशा चर्चा में आ जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लोगों में राहुल गांधी की एक नई छवि बन गई है, और अब एक नए सर्वे में ये तथ्य सामने आया है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता में भारी उछाल आया है। एनडीटीवी ने लोक नीति सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSDS के साथ मिलकर एक सर्वे किया है, जिसमें मोदी और राहुल गांधी के बीच कौन ज्यादा लोकप्रिय है इसका पता लगाया गया है। सर्वे में ये बात सामने आई है कि अब 2024 के चुनाव के लिए राहुल गांधी को भी पीएम पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये सीधे पीएम नरेंद्र मोदी की सत्ता के लिए चुनौती है। राहुल गांधी वैसे भी हमेशा से बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती रहे हैं। राहुल चाहे किसी भी पद पर रहें या न रहें, बीजेपी हर मुकाबले को मोदी बनाम राहुल बना देती है। और अब एनडीटीवी के सर्वे में ये बात सामने आई है कि 27% लोग पीएम के तौर पर राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, जबकि 2019 में ये आंकड़ा 24% का था। यानी राहुल गांधी की लोकप्रियता में 3% का उछाल देखा गया है। वहीं सर्वे में शामिल लोगों में 26% लोग ऐसे हैं जो हमेशा से राहुल गांधी को पसंद करते रहे हैं, लेकिन 15% लोगों ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से वे राहुल के मुरीद हो गए। वहीं भारत जोड़ो यात्रा ने एक तरफ जहां हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की सत्ता हासिल करने में कांग्रेस की मदद की, वहीं राहुल गांधी का राजनीतिक कद भी इस यात्रा के बाद से बढ़ा है। बीजेपी के लिए ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ने का मतलब पीएम नरेंद्र मोदी की साख का कम होना है। वैसे बीजेपी इस बात पर खैर मना सकती है कि सर्वे में 43% लोगों ने मोदी को ही पीएम के दावेदार के रूप में माना है, मगर 2019 में यह आंकड़ा 44% का था। यानी मोदी जी की लोकप्रियता में 1% की कमी आई है और अभी चुनाव में 1 साल बाकी है।
इस बीच जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना ऐसे तमाम राज्यों में बीजेपी की हालत खस्ता है। अगर बीजेपी के लिए विधानसभा चुनावों के नतीजे अच्छे नहीं रहे तो फिर लोकसभा में बहुमत हासिल करना भी मुश्किल हो जाएगा। सर्वे में राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस की लोकप्रियता भी बढ़ी नजर आ रही है। आज की तारीख में 29% लोग कांग्रेस को वोट देने के पक्ष में हैं, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 19% था, यानी 10% की वृद्धि हुई है, जिससे पता चलता है कि कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है और बीजेपी का घट रहा है। आपको बता दें कि ये सर्वे 10 से 19 मई के बीच हुआ है। 19 राज्यों के 71 लोकसभा क्षेत्रों में सर्वे किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर 7000 से ज्यादा लोगों से सवाल पूछे गए हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता सिर्फ देश में ही नहीं बढ़ी बल्कि विदेशों में भी उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही है। तमाम देशों से उन्हें बुलावे आ रहे हैं। 2 महीने पहले राहुल गांधी का यूके दौरा सुर्खियों में छाया रहा और अब राहुल अमेरिका जाने वाले हैं, लेकिन उन्हें अमेरिका जाने से रोकने की साजिशें भी हो रही हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी 28 मई से अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। यहाँ उनके कई कार्यक्रम हैं और अमेरिका में राहुल गांधी की चर्चा अभी से शुरू हो गई है। लेकिन राहुल गांधी को अमेरिका जाने से रोकने की कोशिश शुरू हो गई है। दरअसल मोदी सरनेम मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिस कारण उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई। भारत सरकार देश के सांसदों के लिए राजनयिक पासपोर्ट जारी करती है। संसद सदस्यता चली जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया और अब वो साधारण पासपोर्ट के लिए एनओसी जारी कराने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। लेकिन बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका विरोध किया है। उन्होंने अदालत को पत्र लिखकर कहा है कि राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर हैं और मोदी मानहानि मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है। उन्हें 2 साल की सजा भी सुनाई गई है। राहुल गांधी के बार बार देश से बाहर जाने से कोर्ट की सुनवाई पर असर पड़ेगा, लेकिन स्वामी के दावों पर अदालत ने ही सवाल उठा दिए। कोर्ट ने कहा कि बीते 5 साल से राहुल विदेश जा रहे हैं और हर सुनवाई पर उनके वकील कोर्ट में पेश होते हैं। देश के हर नागरिक को राइट टू ट्रेवल का मौलिक अधिकार प्राप्त है। कोर्ट अब इस मामले में 26 मई को फैसला सुना सकता है। साफ है कि अगर राहुल गांधी को नया पासपोर्ट नहीं मिल पाता है तो उन्हें अमेरिका दौरा रद्द करना पड़ सकता है। मोदी सरकार पहले से ही नहीं चाहती है कि राहुल गांधी अमेरिका जाएं। जैसा आप जानते हैं कि 2 महीना पहले राहुल गांधी ब्रिटेन गए थे और इस दौरे ने जमकर सुर्खियां बटोरी थी, जिस वजह से मोदी सरकार परेशान हो गई थी। बीजेपी राहुल गांधी को अमेरिका जाने से रोकने की अपनी पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन जहां बीजेपी सरकार को ताकत लगाना चाहिए उस ओर से आंखें बंद पूरी तरह से कर ली है। 3 सप्ताह से मणिपुर अशांत बना हुआ है और सरकार को इस राज्य की चिंता नहीं दिख रही है। इसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मणिपुर में 3 मई को स्थिति बिगड़ी और आज 24 मई हो गई है। 3 सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन मणिपुर शांत नहीं हो रहा है। नगा और कुकी जनजातियों का मैतेई समुदाय से टकराव बढ़ता जा रहा है। एक दूसरे को निशाना बनाया जा रहा है। उनके घर और संपत्तियां मुश्किल में फंस गई हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि ये सब वोटों के चलते हो रहा है। कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि मणिपुर में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि 20 पुलिस स्टेशन लोगों के गुस्से के शिकार हो चुके हैं। 2000 घरों को भारी नुकसान हुआ है। 54,000 लोग बेघर हो गए हैं। नगा और कुकी एरिया में लोगों ने राहत और बचाव के लिए कैंप बना रखे हैं, जहां उनके समुदाय के लोगों को शरण दी जा रही है। तो इम्फाल घाटी और आसपास मैतेई समुदाय ने अपने लोगों के लिए कैंप खोल रखे हैं। सरकार नाम की कोई चीज यहां नहीं दिख रही है। 3 सप्ताह हो चुके हैं। इस बीच कर्नाटक का चुनाव भी हुआ। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार में तो रोज दिखाई दिए, लेकिन मणिपुर ना तो पीएम गए और ना ही गृह मंत्री। यहां तक कि कोई मंत्री भी मणिपुर नहीं गया। मणिपुर विधानसभा चुनाव से पहले हर सप्ताह मंत्रियों के दौरे चल रहे थे, लेकिन आज जब मणिपुर को सहायता की आवश्यकता है तो केंद्र ने दूरी बना ली है। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि मोदी सरकार को मणिपुर की चिंता नहीं है, लेकिन कांग्रेस को इसकी चिंता है। मणिपुर की खराब होती हालत को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 17 मई को मुकुल वासनिक के नेतृत्व में एक डेलीगेशन मणिपुर भेजने का ऐलान किया। 18 मई को हम लोग मणिपुर पहुंचे और वहां जाकर पता चला कि राज्य में बीजेपी की सत्ता आने से पहले नगा, कुकी और मैतेई समुदाय आपस में मिलकर रहते थे। इन लोगों के बीच कोई विवाद नहीं था, लेकिन बीजेपी ने यहां आकर धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश की। बीजेपी को सत्ता चाहिए, इसके लिए वो कुछ भी करेगी। बीजेपी की सत्ता पाने की चाहत ने मणिपुर में आज ऐसे हालात बना दिए हैं। आप जानते हैं कि मणिपुर बॉर्डर स्टेट है। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी को देश की कोई चिंता नहीं है।
बीजेपी की मुश्किल पूरे नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दे रही है। मणिपुर में उसकी सरकार से हालात संभलते नहीं दिख रहे, तो असम के सीएम विवादों में घिरे हुए दिख रहे हैं और उन पर सवाल बीजेपी नेता ने ही उठाया है। त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव देव ने हिमंता बिस्वा शर्मा के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। तो क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में अक्सर बीजेपी में कलह सामने आती है। हालांकि बीजेपी ने हर बार इसे खारिज किया है, लेकिन एक बार फिर ऐसी खबर सामने आई है जिसने बीजेपी की नींव को ही हिला दिया है। ये तकरार कार्यकर्ताओं के बीच नहीं बल्कि दिग्गजों के बीच छिड़ी है। दरअसल विप्लव देव खुलकर सरकार और संगठन को नसीहत देने लगे हैं और बाहरी हस्तक्षेप को लेकर मुखर भी होने लगे हैं, जिससे साफ हो गया है कि राज्य में सब कुछ ठीक नहीं है। सूत्रों के अनुसार देव की नाराजगी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के हस्तक्षेप को लेकर है। बिस्वा शर्मा पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन के संयोजक होने के नाते पूरे पूर्वोत्तर को देखते हैं। वो बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार भी हैं। अब कई राज्यों के बीजेपी नेताओं को उनका हस्तक्षेप रास नहीं आ रहा है। वहीं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव को दिल्ली बुलाकर केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे चर्चा की है। देव ने सरकार और संगठन को लेकर तो सवाल उठाए ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बाहरी हस्तक्षेप का है। इससे पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। माना जा रहा है कि यह नाराजगी महत्वाकांक्षा को लेकर भी है। दरअसल असम में बीजेपी ने वहां के मुख्यमंत्री रहे सर्बानंद सोनोवाल को दोबारा मुख्यमंत्री न बनाकर उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया था, लेकिन देव के साथ ऐसा नहीं किया गया। इससे भी वो असहज हैं और अपने विरोधी सुरों को उठा रहे हैं। ये बगावत बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरों को बढ़ा रही है। अब देखना होगा कि दिग्गज नेता इसे कैसे दूर करते हैं। बीजेपी की मुश्किल बढ़ती दिखाई दे रही है, तो दूसरी ओर सपा के लिए आज राहत की खबर आई है। सपा के दिग्गज नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले से बरी कर दिया गया है। उन्हें 7 महीने पहले ही इस मामले में सजा सुनाई गई थी, जिसके चलते आजम की विधानसभा सदस्यता चली गई थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जिस केस के चलते विधानसभा सदस्यता चली गई, अब उससे बरी हो गए हैं, तो क्या सदस्यता भी बहाल होगी? समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को हेट स्पीच के मामले में बरी कर दिया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर में हुई चुनावी रैली में आजम खान पर हेट स्पीच का मामला दर्ज हुआ था। पिछले साल 27 अक्टूबर 2022 को निचली अदालत ने आजम खान को दोषी ठहराते हुए उन्हें 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। आजम खान को जब सजा सुनाई गई तो उस समय वो रामपुर सीट से विधायक थे, लेकिन सजा का ऐलान होने के 24 घंटे के अंदर यानी 28 अक्टूबर को उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया। चुनाव आयोग ने भी सप्ताह भर के अंदर रामपुर सीट पर विधानसभा उपचुनाव का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग ने जिस तेजी से रामपुर सीट पर उपचुनाव कराने का ऐलान किया, वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन आजम खान को कोई राहत नहीं मिल पाई। लेकिन 7 महीने बाद जरूर उन्हें राहत अब मिल गई है। रामपुर की MP MLA कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है। आजम खान की सजा को रद्द कर दिया गया है। स्पेशल कोर्ट ने आजम खान को हेट स्पीच मामले में बरी कर दिया है। आजम खान के बरी होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या विधानसभा सचिवालय अपने फैसले को पलटेगा। साफ है कि आजम खान की परेशानी कम नहीं होगी, क्योंकि आजम की सदस्यता के रद्द होने के बाद रामपुर सीट पर उपचुनाव हो चुका है और उपचुनाव में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने जीत दर्ज की है। ऐसे में उपचुनाव के परिणाम को बदला नहीं जाएगा। दूसरी तरफ आजम खान के चुनाव लड़ने के मामले में भी राहत मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि आजम खान पर कई मामले चल रहे हैं और इसी साल फरवरी में एक और मामले में आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। मामला करीब 15 साल पुराना है। 1 जनवरी 2008 को मुरादाबाद पुलिस के साथ हुए विवाद के मामले में कोर्ट ने आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिस कारण से आजम खान के लिए आने वाला समय मुश्किल भरा दिखाई दे रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। देश की जनता को बढ़ती महंगाई से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जहां एक तरफ सब्जी से लेकर फल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो दूसरी तरफ कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। इस महंगाई को कम करने के लिए जनता सरकार से उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन केंद्र तो कोई राहत देने को तैयार नहीं। वहीं अब RBI भी झटका दे सकता है। देश में बढ़ती महंगाई के बाद आम जनता के लिए घर चलाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ तक कि मिडिल क्लास के सामने तो खाने को लाले पड़ रहे हैं। बावजूद इसके केंद्र सरकार राहत देने को तैयार नहीं है। वहीं अब RBI भी झटके पर झटके दे रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार भी EMI का बोझ कम नहीं होगा। केंद्रीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आगे भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि ब्याज दर में वृद्धि को रोकना मेरे हाथ में नहीं है, ये स्थिति पर निर्भर करेगा। RBI गवर्नर ने स्वीकार किया कि मुद्रास्फीति नीचे आई है, लेकिन कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। अर्थव्यवस्था की उत्पादक जरूरतों को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक पर्याप्त लिक्विडिटी सुनिश्चित करेगा। RBI गवर्नर ने बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा जताते हुए कहा, लिक्विडिटी और कैपिटल की मजबूत स्थिति और संपत्ति की
गुणवत्ता में सुधार के साथ भारतीय बैंकिंग सिस्टम स्थिर और मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक वित्तीय स्थिरता को कायम रखने के लिए अर्थव्यवस्था को पूरा समर्थन देगा। अब आरबीआई के गवर्नर ने तो साफ संकेत दे दिया है कि बेलगाम महंगाई नहीं रुकेगी, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें तो अप्रैल में रिजर्व बैंक ने लगातार हो रहे रेपो रेट में बढ़ोतरी को रोक दिया था। वर्तमान में रेपो रेट 6.5% पर है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने मई 2022 से रेपो रेट में 250 आधार अंकों की बढ़ोतरी की थी। अब एक बार फिर आरबीआई इन आंकड़ों को बढ़ाने के संकेत दे रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।